नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवर पेज कंसर्न रेवेन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी वीडियोस को बेहद प्यार देने के लिए। आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज हमें निरंतर रिसीव होती रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना रिपीटेड क्वेरीज का कुछ जवाब दिया जाए। तो आज हमारी क्वेरीज का जवाब देने के लिए हमारे साथ हाजिर हुए हैं सी ए मयंक जैन। तो स्वागत है सर आपका। तो थैंक यू। शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो सर सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या है। तो देखिए, इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको जो जो पहला कदम है वो है कि आपको एक रजिस्टर्ड एंटिटी चाहिए। आपको एक एंटिटी रजिस्टर करानी पड़ेगी। वो आप किसी भी फॉर्म में रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। बट एक रजिस्टर्ड एंटिटी आपके पास होनी चाहिए इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये आया है सर कि क्या मैं बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए काम कर सकता हूँ। जी देखिए, एज पर जीएसटी लॉ आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए तब तक काम कर सकते हैं जब तक आपकी टर्नओवर आपका 20 लाख से नीचे है। तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, और गुड्स एंड सर्विसेज में भी इसका फर्क पड़ता है। जैसे कि दिल्ली में अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, जबकि अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है। सर अगला सवाल जो हमें रिसीव हुआ है वो ये है कि मार्केट में आमतौर पर ये सुनने के लिए आता है कि जैसे जीएसटी के आने से सख्ती बढ़ गई है, तो आमतौर पर जीएसटी के अफसरों की छापामारी चल रही है और उससे बिजनेसमैन बड़ा घबराता है और परेशान रहता है। तो सर इसके लिए क्या करें। तो देखिए, एज लॉन्ग एज आप जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन पूरे फॉलो कर रहे हैं और जीएसटी के हिसाब से जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज है आपने प्रॉपरली पूरी करी है। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक बोर्ड लगाने की आवश्यकता है एज पर जीएसटी लॉ, जिसपे कि नंबर लिखा हो, वो सब आपने, अगर आप फुली कंप्लायंट हैं तो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर के आने के या किसी भी अफसर के विजिट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि एक बार आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लें तो जीएसटी रूल्स के हिसाब से, जीएसटी लॉ के हिसाब से जो जो भी कंप्लायंस ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया बोर्ड लगाना और अपने दुकान पे या अपने ऑफिस में इनवॉइसेस की कॉपी रखना, तो वो उनका ध्यान दें, उनको पूरा रखें। तो उसके बाद आपको इन इन सब चीज़ों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद सर। सर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये है कि क्या मैं अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस का पैसा जमा कर सकता हूँ। देखिए, सेविंग अकाउंट में बिजनेस के का पैसा जमा करने के लिए वैसे कोई रोक नहीं है, लेकिन बिजनेस का पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करने की कोई ना कोई लिमिट होती है। कुछ लिमिट बैंक के हिसाब से तय की जाती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में आप एक सर्टेन लिमिट के ऊपर कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो उसमें आपके चार्जेस काट लेता है बैंक। और कुछ रिपोर्टिंग्स होती है जो बैंक को करनी पड़ती है अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर बिजनेस का पैसा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो करंट अकाउंट है वो आपको बिजनेस का पैसा लेने में और बिजनेस की ट्रांजेक्शन करने में आसानी प्राप्त करता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट से ही कीजिए। सर अगला क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुआ है वो ये है कि एक विभिन्न टैक्स लॉज को मद्देनजर रखते हुए मैं लगभग कितना पैसा अपने बैंक खातों में जमा कर सकता हूँ। तो देखिए, हिंदुस्तान का कोई भी टैक्स लॉ आपको अपने बैंक में कैश जमा करने से रोकता रोकता नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकें या उसको प्रूफ कर सकें कि वो आपका लेजिटिमाइट पैसा है। अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो विभिन्न टैक्स लॉज में आपको बहुत तरह की पेनल्टी लग जाएगी। बट अगर आप उसको सब्सटेंशिएट कर पाएंगे कि वो आपके सेल्स का पैसा है, आपके बिजनेस का पैसा है, तो आपको कैश जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। सर अगला क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुआ है वो ये है कि एक छोटे व्यापारी को किन किन कागजात मेंटेन करने की ज़रूरत है और कब तक। जो एक छोटा व्यापारी है उससे जो सरकार है वो उससे बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोलती हैं, जो कि हमें वैसे भी ज़रूरत होती है अपने हिसाब किताब के लिए। जैसे हमारे पास इन्वॉइसेस होने चाहिए सेल के, परचेज के, कैश बुक होनी चाहिए, लेजर्स, बही खाते होने चाहिए। ये चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, बोथ फॉर्म्स में अलाउड हैं। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही हमारे लिए रिक्वायरमेंट है एज पर गवर्नमेंट, कैश बुक, लेजर, जर्नल, बिल्स, चालान एक्सेट्रा। और आपको ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये आपको एटलीस्ट 6 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करने ज़रूरी हैं। 6 साल तक आपसे ये सब डाटा मांगा जा सकता है। धन्यवाद सर। सर अगला क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुआ है वो ये है कि मुझे किन किन इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस का ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आपको कुछ जो आपके मेन इनकम टैक्स कंप्लाइंस है वो बेसिकली आपको सालाना तौर पे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। और सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं, जो भी आपको आपका टैक्स होता है वो आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे या एस्टिमेशन बेसिस पे
साल में 3 या 4 किस्तों में एज ए एडवांस टैक्स पे करना होता है। और अगर आप एक ऐसी एसएससी हैं जिसका ऑडिट होता है, या पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में आपको टीडीएस के प्रोविजंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद सर। सर अब जो अगला सवाल है वो हमसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वो ये है कि अगर मैं एक बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ तो मुझे बिज़नेस किस फॉर्म में शुरू करना चाहिए, यानी कि प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में या फिर एक कंपनी की तरह। तो देखिए, आपको कौन से फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए आपको ये तय करना है कि आप बिजनेस अकेला करना चाहते हैं किसी के साथ। अगर आप बिजनेस अकेला करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे उपयुक्त जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो है प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कम है, कंप्लायंस की कॉस्ट कम है, प्लस इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो आपका नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स होता है। पर अगर आपने तय करा है कि आप किसी के साथ मिलकर काम करेंगे तो आप काम कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में या फिर कंपनी बना के। तो पार्टनरशिप जो फर्म है वो बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इसमें सिंपली एक पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे आपकी नई फर्म बन जाती है। इसके रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कम है और साथ में इसके एनुअल कंप्लायंस की कॉस्ट भी एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी कम है। तो प्राइवेट लिमिटेड बनाने की इनिशियल कॉस्ट और एनुअल कंप्लायंस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है वो 25% पे टैक्स होता है। और इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की डेफिनेशन में आती है उनका तो टैक्स रेट 15% पे ही टैक्स होता है। हालांकि पार्टनरशिप फर्म जो कि डीड के बेसिस पे बनती है उसका जो भी प्रॉफिट आता है वो आपको सीधा सीधा 30% पे टैक्स होता है। सर अगला सवाल ये है कि मुझे करंट अकाउंट खोलने और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन कागजातों की ज़रूरत है। तो देखिए, करंट अकाउंट और जीएसटी नंबर के लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। प्रोपाइटर, पार्टनर या डायरेक्टर के बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन, आधार, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, प्लस जो भी आपका बिजनेस का रजिस्टर्ड एड्रेस है उसका, अगर आप उसके ओनर हैं तो ओनरशिप प्रूफ, अगर वो आपने रेंट पे ले रखा है तो आपको रेंट एग्रीमेंट साथ में देना पड़ता है, और उसके बेसिस पे आपका करंट अकाउंट और जीएसटी नंबर दोनों ही मिल सकते हैं। चलिए सर अब चलते हैं अगले बड़े सवाल की तरफ, जो कि ये है कि मुझे कितनी कितनी जीएसटी रिटर्न्स कब कब जमा करनी होती हैं और क्या एक छोटा व्यापारी इन्हें खुद जमा कर सकता है। देखिए, एज पर करंट जीएसटी लॉ अभी रिटर्न सबमिशन के दो ऑप्शन हैं, मंथली और क्वार्टरली। ये आपके टर्नओवर पर डिपेंड करता है। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको कंपलसरी मंथली फाइलिंग ही करनी है, और अगर आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप फाइलिंग मंथली भी कर सकते हैं और क्वार्टरली भी। लेकिन अगर आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज करते हैं तो भी आपको टैक्स पेमेंट और बिजनेस टू बिजनेस इन्वॉइसेस को मंथली बेसिस पे ही अपलोड करना होगा। और अगर अगर बात करें कि क्या आप जीएसटी रिटर्न खुद भर सकते हैं, तो देखिए, जीएसटी रिटर्न का इटसेल्फ जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल या मुश्किल नहीं है, लेकिन आजकल कुछ इतने सारे कंप्लायंसेस का बर्डन है, प्लस जीएसटी रिटर्न एक बार सबमिट हो जाए तो उसमें एडिट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये कंप्लायंस के बर्डन देखते हुए, प्लस ये जो एडिट करने की फैसिलिटी नहीं है, ये देखते हुए मेरा रिकमेंडेशन या एडवाइस यही रहेगा कि आप जीएसटी रिटर्न खुद ना भर के किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। इससे आपका समय और पैसे दोनों का की बचत ही होगी। धन्यवाद सर। सर अगला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये है कि यदि मुझे मेरे बायर से पेमेंट ना मिले तो क्या मुझे फिर भी जीएसटी जमा करना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जीएसटी लॉ आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर देता है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब कि जैसे ही आपने बिल काटा और माल भेजा तो उसी समय आपकी सरकार की तरफ जीएसटी की देनदारी हो गई। आपके पास आपके बायर से पैसा आए ना आए, लेट आए जल्दी आए, उससे आपकी जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं होती, और बिल काटते ही आपको जीएसटी लायबिलिटी का भुगतान सरकार को करना ही पड़ता है। धन्यवाद सर। सर अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि पेटीएम और अन्य डिजिटल वॉलेट्स में जो पैसा मेरे पास आ रहा है बिजनेस के लिए, उनका लेखा जोखा मुझे किस प्रकार रखना है। क्योंकि जो भी आपके वॉलेट्स हैं डिजिटल, चाहे पेटीएम हो चाहे यूपीआई हो, ये सब आपके पैन और आधार कार्ड से लिंक्ड है। लोग समझते हैं कि ये मेरे आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जो पैसा आया या पैन से लिंक नहीं है वो मेरा कहीं पे रिपोर्ट नहीं होगा। तो इसका लेखा जोखा भी आप उसी तरह से रखिए जिस तरह से आप बैंक में ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा रखते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे कुछ चुनिंदा सवाल जिनका जवाब देने की हमने पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अन्य सवाल भेजने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल से हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।